हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी स्टडी को अच्छे से अंजाम तक पहुंचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन जो 26 अगस्त 2023 को हुआ था। इसके 36 प्रॉब्लम को हम पहले बता चुके हैं, जिसको हमने अलग से प्लेलिस्ट में रख दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको देख सकते हैं। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे वेक्टर और 3D से रिलेटेड प्रॉब्लम जो TRE 1 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। क्वेश्चन है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू 3i प्लस j विथ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इज। हिंदी में सवाल है कि सदिश A बराबर 3i प्लस j की दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम 5 इकाई है उसको निकालना है। यानी सवाल आपको कह रहा है कि वेक्टर A के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाते हैं? तो ये यूनिटरी मेथड से सवाल है, बेसिक सवाल है वेक्टर का। आपको करना क्या चाहिए कि A के डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना चाहिए। जब यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे अर्थात उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो उसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो जाएगा। यानी आपका काम है कि वेक्टर A के डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। और आप जानते हैं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। अगर वेक्टर A के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको लिखते हैं A कैप से। और A कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर A डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड। यानी किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अर्थात एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। अब आप देखिए कि आपको जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर A वो है 3i प्लस j। तो हम इसके डायरेक्शन में निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर यानी A कैप। तो A कैप हो जाएगा A का वेक्टर A डिवाइडेड बाई वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर A हो गया आपका 3i प्लस j और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो अगर कोई वेक्टर A बराबर है ai प्लस bj प्लस c के, तो इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर। यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के स्क्वायर के जोड़ का स्क्वायर रूट। तो यहाँ i का कंपोनेंट है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, j का कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यानी ये मिल जाएगा 3i प्लस j अपॉन रूट 10। ये आपको क्या मिल गया? मिल गया वेक्टर A के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। लेकिन हमको निकालना है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो वेक्टर निकालना है उसको रिक्वायर्ड वेक्टर कहेंगे। तो रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ A कैप। A कैप हो गया वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। तो 5 टाइम्स ऑफ A कैप का मतलब हो गया 5 इंटू यूनिट मैग्नीट्यूड यानी 5 यूनिट के मैग्नीट्यूड का वेक्टर। यानी 5 टाइम्स ऑफ 3i प्लस j डिवाइडेड बाई रूट 10। यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 3 जा 15 अपॉन रूट 10i प्लस 5 अपॉन रूट 10j। यानी 15 अपॉन रूट 10i प्लस 5 अपॉन रूट 10j। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। उम्मीद है कि आप ये सवाल अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वेक्टर का ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, कंसेप्चुअल सवाल डायरेक्ट NCERT से। कह रहा दो बिंदुओं A तथा B के स्थिति सदिश क्रमशः i प्लस j तथा j प्लस k है।
यदि बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करता है तो बिंदु सी की स्थिति सदिश क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर आई प्लस जे एंड जे प्लस के रेस्पेक्टिवली इफ पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:1 देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। मान लीजिए कि ए का पोजीशन वेक्टर है ए। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर वेक्टर ए, और ये दिया हुआ है आपका कितना, वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे। मान लेते हैं कि बी का पोजीशन वेक्टर बी है एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी बराबर बी, और ये दिया हुआ है जे प्लस के। अब कह रहा है कि देयर इज ए पॉइंट सी ऑन लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:1। सी एक पॉइंट है जो रेखाखंड ए बी को 2:1 में काटता है। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ आपको जानना चाहिए कि वेक्टर एक्ट्स एज ए पॉइंट। वेक्टर जो है एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है और ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को लागू करेगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट होता है वही कंसेप्ट यहाँ लागू होगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बराबर होगा m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी बटा m प्लस n, जहाँ m और n दिया हुआ रेशियो है। जैसे आप 2D में पढ़े हैं कि अगर लाइन सेगमेंट ए बी जिसका कोऑर्डिनेट क्रमशः x1/1 और x2/2 है को कोई पॉइंट P यदि m/n में डिवाइड करता है तो P का x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इनका y कोऑर्डिनेट होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली इसी तरह का फॉर्मूला लागू होता है वेक्टर में कि अगर लाइन सेगमेंट ए बी जिसके पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी हो को कोई पॉइंट सी यदि m और n रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा m इंटू ए का पोजीशन वेक्टर प्लस n इंटू बी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का जगह पर वैल्यू रख दीजिए 2 और a का पोजीशन वेक्टर है i प्लस जे, n का वैल्यू है 1 और b का पोजीशन वेक्टर है j प्लस के डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस j प्लस के डिवाइडेड बाई 3, या और इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के बाई 3, 2i प्लस 3j प्लस के डिवाइडेड बाई 3, 2i प्लस 3j। देखिए यहाँ फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बराबर होगा m इंटू बी का पोजीशन वेक्टर प्लस n इंटू ए का पोजीशन वेक्टर, ये mx2 होता है प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो m इंटू बी का पोजीशन वेक्टर प्लस n इंटू ए का पोजीशन वेक्टर, तो b हो जाएगा आपका j प्लस के, और a हो जाएगा आपका i प्लस जे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2j प्लस 2k, 2j प्लस 2k, और यहाँ हो जाएगा i प्लस जे। इसको हम फिर से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2j प्लस 2k, 2j प्लस 2k प्लस i प्लस जे डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा i और 2j और j 3j अब प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ज़रा ढंग से कीजिएगा, जगह नहीं था तो हम कम में करने के लिए सोचे, नहीं तो इसको डिटेल से और बताते। आंसर हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3, जो ऑप्शन आपका सी है।
बस यही ध्यान देना है फॉर्मूला कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट सी m/n में डिवाइड करता है तो c का पोजीशन वेक्टर होगा m गुना पोजीशन वेक्टर ऑफ b प्लस n गुना पोजीशन वेक्टर ऑफ a बटा m प्लस n। उल्टा m गुना b का पोजीशन वेक्टर, ऐसे m गुना b का पोजीशन वेक्टर प्लस n गुना a का पोजीशन वेक्टर बटा m प्लस n, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है ठीक वही। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है यदि वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j प्लस 3k, वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j प्लस 6k एंड वेक्टर c इज इक्वल्स टू 2i प्लस 7j प्लस 4k, तो कह रहा है a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस a के साथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट। चलिए सवाल को बनाइए। देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप इसको जैसे कह रहा है उस प्रकार का एक्टिविटी कीजिए। यानी पहले a माइनस बी निकालिए, उसके बाद फिर c माइनस ए निकालिए और उसके बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं a माइनस बी। वेक्टर a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस 3k, वेक्टर b दिया हुआ है 3i प्लस 3j प्लस 6k, तो हमको निकालना है a माइनस बी। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू होगा 2i माइनस 3i यानी माइनस i, 5j माइनस 3j यानी प्लस 2j, 3k माइनस 6k यानी माइनस 3k। समझ में आ गया। a माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। अब आपको क्या निकालना है, c माइनस ए। अच्छा वेक्टर c कितना दिया हुआ है, वेक्टर c दिया हुआ है 2i प्लस 7j प्लस 4k, तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिमिलर रूप में होता है। c माइनस ए का मतलब हुआ वेक्टर c में वेक्टर a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2i माइनस 2i यानी 0i, तो जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने से। 7j माइनस 5j यानी 2j, 4k माइनस 3k यानी k, 2j प्लस k। अब हमको निकालना है a माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस a के साथ। ये सब कॉमन सवाल है जो निश्चित रूप से हर एग्जामिनेशन में आता ही है, तो इस सब पर प्रैक्टिस बड़ा आसान तरीके से कर लेना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब कॉमन कंसेप्ट है वेक्टर का और यहाँ से सवाल रहना ही रहना है, इसलिए बढ़िया से इसको देखिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसके पहले रो में लिखते हैं i, j और k, दूसरे रो में लिखते हैं पहले वेक्टर का कंपोनेंट यानी वेक्टर a माइनस बी का कंपोनेंट, तो क्या होगा i का कंपोनेंट -1, j का कंपोनेंट 2, k का कंपोनेंट -3। फिर तीसरे रो में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट यानी c माइनस ए का, तो यहाँ i मिसिंग है तो i के साथ 0, j के कंपोनेंट 2, k का कंपोनेंट 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं r1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, r1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, i का साइन होता है पॉजिटिव, तो i वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 बन जा 2, बीच में माइनस 2 इंटू -3 यानी -6। j का साइन निगेटिव, तो j वाले रो और कॉलम छोड़ देंगे तो -1 गुना 1 यानी -1, बीच में हो जाएगा 0, प्लस k के साथ k वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -2, बीच में 0, यानी ये आपको मिल कितना गया, ये आपको मिल गया 2 माइनस 6 यानी +6, तो 6 और 2 8i, और ये हो जाएगा -1 इंटू -j यानी +j, और ये हो जाएगा -2k। ये आपको मिल गया वेक्टर
ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए। अब इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। आपको मिल गया ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए के साथ क्या मिल गया, तो 8i प्लस जे माइनस 2k। अब हम इनका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए के साथ। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर 64, जे है 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68 और 1 69, यानी अंडर रूट 69। जो ऑप्शन है आपका कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन। ध्यान दीजिए TRE 1 में नन बहुत ऑप्शन आ रहा था। बहुत सा आदमी सवाल बनाने पर आंसर जब नहीं मिलता है तो उसको लगता है कुछ गलत बना लिए क्या। ये भी ज़रा ध्यान दीजिए, सब सवाल बना लेने के बाद ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट 69। तो अभी तक आप देखिए कितना सवाल देख लिए, 3 सवाल अभी आज देखे हैं जो वेक्टर से पूछे गए हैं। अभी और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट से सवाल है। पिछला सवाल था क्रॉस प्रोडक्ट से, इस बार है डॉट प्रोडक्ट से। एकदम कंसेप्चुअल सवाल, बिल्कुल आसान। बस एक बार कंसेप्ट अगर आप देखे हुए हैं तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए और बी इकाई सदिश है तथा इनके बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है और बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो कह रहा है साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 क्या होगा। तो साइन थीटा बाई 2 निकालने के लिए यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके चलना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लेके चलें। तो यहाँ आपको लेके चलने में फ़ायदा होगा कि a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर होता है, इसलिए स्केलर के रिजल्ट को फॉलो करता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वही a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सिमिलरली b इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, हेंस इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, दैट मीन्स 1 माइनस 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। यानी ये हो जाएगा आपको a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर आप अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि ये 1 माइनस कॉस थीटा कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पूरा यूज होते रहता है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से अगर स्क्वायर आप हटाएंगे तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। इस 2 को आप हटा दीजिए तो मिल जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। और यही तो आपको फाइंड करना था कि साइन थीटा बाई 2 होगा क्या, तो ये होगा हाफ ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन सी है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सिंस डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज a scalar, hence it follows the simple arithmetic, ये सिंपल अरिथमेटिक को फॉलो करेगा। मतलब अगर आपको लिखना रहे a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अभी 4 सवाल हो चुका है। वेक्टर छोटा टॉपिक है, ऐसे 4 सवाल है। टीआरई 2 में भी हम आपको छाट के बताएंगे कि उससे भी कितना सवाल पूछा गया है। तो इन सब टॉपिक्स पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए टीआरई 3.0 के लिए, जो आपका एग्जाम 7 मार्च से 17 मार्च तक प्रस्तावित है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आप पढ़ करके ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी के आज वेक्टर को पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम टीआरई 2.0 में भी वेक्टर से रिलेटेड जितने सवाल आए हैं उसको भी करेंगे। अभी हम टीआरई 1 वाले सवाल को कर रहे हैं। थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सवाल के बहाने आपको उस चैप्टर का पूरा जानकारी दे दें। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, there are 3 vectors a, b and c are such that magnitude of a is equals to 3, magnitude of b is equals to 4, magnitude of c is equals to 5 and each is perpendicular to the sum of other two, then a plus b plus c का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा। 3 सदिश a, b और c दिया हुआ है। 3 सदिश है a, b और c, और इस प्रकार से है कि a का मैग्नीट्यूड है 3, b का मैग्नीट्यूड है 4, c का मैग्नीट्यूड है 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 के योगफल पर लंबवत है। इस बात का मतलब समझिए, जो प्रत्येक वेक्टर है वो 2 के योग पर लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c। इसका मतलब हुआ a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c, b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस c एंड c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस b। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। इसको भी आप एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं। इस लाइन का मतलब पहले समझिए क्या दिया हुआ है। जरा इनमें से प्रत्येक अन्य 2 के योगफल पर लंबवत है, यानी a जो है b और c के जोड़ पर लंबवत है। और आप जानते हैं कि अगर कोई 2 वेक्टर a और b लंबवत है तो a डॉट b बराबर होगा 0। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर का। इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c है, तो आप देखिए यहाँ पर इसका मतलब होगा a का डॉट प्रोडक्ट b प्लस c के साथ 0 हो जाएगा। a का डॉट प्रोडक्ट b प्लस c के साथ 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर हो जाएगा 0। इसको आप 1 मान लीजिए। a डॉट b जोड़ a डॉट c बराबर हो गया 0। सिमिलरली वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस c, वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस c। इसका मतलब b का डॉट प्रोडक्ट a प्लस c के साथ भी हो जाएगा 0। इसका मतलब b डॉट a प्लस b डॉट c बराबर 0। या आप इसको लिख सकते हैं a डॉट b जोड़ b डॉट c इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a डॉट b बराबर b डॉट a। एंड इसी प्रकार से तीसरा वेक्टर c जो है वो a प्लस b पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब c डॉट a प्लस b बराबर होगा 0। इसका मतलब a डॉट c जोड़ b डॉट c इज इक्वल्स टू 0।
इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इस 1 2 3 को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 कर दीजिए। देखिए ए डॉट बी जोड़ ए डॉट बी यानी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी जोड़ ए डॉट सी तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, तो 2 हम पहले कॉमन ले चुके हैं, हमको पता है कि तीनों है। इसी प्रकार से बी डॉट सी और बी डॉट सी, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, 2 कॉमन ले चुके, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, यानी मिल गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। या आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब और आगे बढ़ सकते हैं क्या चीज़ भाई, अब आप निकाल दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर के सारे प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड आपको देखिए सवाल में दिया हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी का 4, सी का 5, 3 4 5 याद हो गया। ए का मैग्नीट्यूड है 3 तो 3 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है 4, 4 का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड है 5, 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी। अच्छा इसका वैल्यू तो अभी हम निकाल चुके हैं, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर है 0। तो ये पूरा हो गया आपका 0, यानी मिल गया ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होगा 16 9 25 और 25 50, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा √50 यानी 2√5, नहीं 5 × 25 √2 25, 5√2, 5√2 आपका ऑप्शन कहाँ था, 5√2 आपका ऑप्शन है ए 5√2। तो आप इस प्रकार से देखें वेक्टर के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और है जिसको आप अपने से बनाइएगा, हम आपको लिख के दे देते हैं क्वेश्चन, उसको आप अपने से बनाइएगा। यानी वेक्टर से अभी तक हो गया कितना, 4 और 1 5 सवाल बताए हैं और एक सवाल और पूछा गया है, यानी 6 सवाल था वेक्टर से TRE 1 में, और इसी के आसपास TRE 2 में भी सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। तब वैसे स्थिति में आपको इस पर बेहद फोकस करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर हम 42 आपको लिख के दे देते हैं, आप इसको अपने से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके लिखिएगा, हम इसको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा वेक्टर से सवाल जो TRE 1 में पूछा गया था। पहले आप क्वेश्चन नंबर 42 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, यदि इकाई सदिश ABC इस प्रकार है कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर हाफ ऑफ B, तो A और C के बीच का कोण क्या होगा। A में है 30 डिग्री, B में है 60 डिग्री, C में है 120 डिग्री, D में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, E में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप इस सवाल को बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके आप पूछिएगा, या अगर किसी और प्रकार की कोई आवश्यकता हो, जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में BPSC PGT TRE मैथ्स के लिए 26 अगस्त 2023 को जो परीक्षा हुआ था, जिसको TRE 1 के नाम से जानते हैं, उस एग्जामिनेशन में वेक्टर से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स को हमने आपको डिस्कस किया है। तो वेक्टर से सवाल जो आए हैं वो औसत दर्जे के सवाल हैं, या आप कह सकते हैं इजी लेवल के प्रॉब्लम्स है। अगर आप एक बार इसके कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, जिसको पढ़ने में मुश्किल से 2 घंटा लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि 4-5 सवाल आपके हाथ में हो गया।
एक सवाल इंटीग्रेशन बनाने के लिए आपको 7-8 टॉपिक पढ़ना होगा, ढंग से देखना होगा, लेकिन वेक्टर के पूरे कंसेप्ट को आप 2 घंटा में पढ़ सकते हैं और यहाँ से 4-5 सवाल आप बना सकते हैं। टीआरई 2 में भी जो सवाल पूछे गए हैं वेक्टर से, उसको भी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा, लेकिन पहले टीआरई 1.0 के सभी सवाल का डिस्कशन हम कर दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या आपको ये सब वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए।